हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे संविधान सभा और संविधान सभा में उसका गठन कैसे होता है, क्यों होता है, किस प्रकार होता है, कितनी समितियां उसमें बनती हैं और जितने भी फैक्ट एंड फिगर्स हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, वो सारा हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे संविधान सभा में जो बाबा साहेब अम्बेडकर है उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने संविधान सभा में इसे एक सामाजिक क्रांति और राष्ट्र के विकास के साथ समस्याओं को सुलझाने के लिए मजबूर किया और श्री अम्बेडकर ने कहा कि हम क्रांति के लिए आवश्यक सरल तरीके या आंदोलन के माध्यम से काम नहीं कर सकते। कि गठन के दौरान संविधान सभा के सामने कई सारी समस्याएं थी, आप जानते हैं इस बात को। और हमारे सामने उन्होंने कहा था कि हमारे सामने गरीबी, भूख और बेरोजगारी की ही समस्या नहीं है, बल्कि हमारे पास पारंपरिक सामाजिक संरचना, और पारंपरिक सामाजिक संरचना की जब हम बात करते हैं तो हम जाति व्यवस्था की भी उसमें बात करते हैं। और जाति व्यवस्था मैं आपको सोशल इश्यूज में पढ़ाऊंगा किस प्रकार से आती है। और बाबा साहेब अम्बेडकर की भी एक किताब है उसके ऊपर, हु वर शूद्राज, तो हम वो सब देखेंगे, वहां पर देखेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो सामाजिक संरचना बनी हुई है, ऊंच नीच और जाति व्यवस्था जो ये है, व्यापक सार्वजनिक उम्मीदें, यानी कि जब देश आजाद हुआ तो उस आजादी के साथ ही लोगों की उस आजादी से बहुत सारी उम्मीदें थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज चले जाएंगे तो जाने क्या हो जाएगा, क्या हमें मिलने वाला है, देश की सूरत कैसे बदल जाएगी। तो एक उत्साह था, तो व्यापक सार्वजनिक उम्मीदें थी, अलगाववादी विचारधारा भारत के अंदर थी, आप जानते हैं इसे। और ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी और हमें, उन्होंने कहा था कि हमें राष्ट्र के विकास के साथ हमें इस समस्या को भी हल करना होगा, यानी कि राष्ट्र का विकास भी हमें करना है और साथ ही साथ ये जो समस्याएं हैं जो मैंने अभी आपको गिनाई हैं ये भी। और संविधान सभा में यह सामाजिक क्रांति और राष्ट्र के विकास के साथ समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्होंने मजबूर किया था। और श्री अम्बेडकर ने कहा था कि हम क्रांति के लिए आवश्यक सरल तरीके या आंदोलन के माध्यम से काम नहीं कर सकते, यानी कि उन्हें जो कार्य करना होगा वो क्रांति के रूप में कार्य करना होगा। अब अगर हम कहते हैं कि आंदोलन और क्रांति क्या है, तो क्योंकि ये शब्द समझ लेने योग्य है, क्योंकि बार बार आते हैं, आप इसे सुनते भी होंगे, लेकिन आप सोचते होंगे होगी एक क्रांति, एक मन में बन जाती है ना धारणा, तो हमारे मन में ऐसी धारणा बन जाती है और हम सोचते हैं कि क्रांति कुछ होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आंदोलन और क्रांति दोनों ही समान है, लेकिन जो क्रांति होती है उसमें क्या होती है, तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ज्यादा होती है, यानी कि समय कम लेता है उसे आगे आने में। अगर आंदोलन की बात करते हैं तो आंदोलन हो सकता है 6 से 7 साल लेगा, चलता रहेगा धीरे धीरे। लेकिन क्रांति जो होती है उसमें एक साथ आता है, बहुत ज्यादा जो तीव्रता होती है उसके अंदर, इंटेंसिटी के साथ जब होता है आंदोलन, तो उसे ही हम क्रांति कहते हैं, आप इस तरीका से कह सकते हैं। तो इसमें हमें क्रांति की आवश्यकता है, तेजी के साथ। हम आंदोलन के तरीका से नहीं चल सकते, धीरे धीरे नहीं चल सकते। तो ये जो बात है बाबा साहब ने कही थी, और उन्होंने कहा था कि इस क्रांति के लिए 4 तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से बताए थे उन्होंने? अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा था, किस तरीके की समस्याएं भारत के सामने थी, उनका ये कोट है, एग्जाम में आता है, या अगर आपको कहीं पे ऐसे में या फिर आंसर में कहीं आपको जरूरत पड़ता है तो आप ये कोट जरूर लिखना। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है, मैंने आपको बताया है कि अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है, आपको सेलेक्ट होना है, आपको 1 रैंक लेकर आना है, या आपको आईएएस बनना, कुछ भी है, लेकिन एक बात याद रखना, और वो बात है, पहली बात क्या है, ये कि प्रवाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रवाह होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपका जो लेखन है उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और दूसरा आपके पास में क्या होना चाहिए? प्रामाणिकता होनी चाहिए। दूसरी आपके पास क्या होनी चाहिए? दूसरी आपके पास में होनी चाहिए प्रामाणिकता। अगर आपने ये दोनों पर कार्य कर लिया, आपने दोनों पर कार्य कर लिया, तो आप की रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता। आपका लेखन एक प्रवाह में हो, यानी कि उसमें एक सततता होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होने चाहिए। ये सारे आते हैं लिंकेज वर्ड से। अगर आप लेखन शैली, हम देखेंगे कि अगर कहीं पर मुझे लगता है टाइम, तो मैं इस पर भी लेक्चर बनाऊंगा आगे, एक सीरीज ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि इतना छोटा तो नहीं कि एक लेक्चर में इसे निपटा देंगे। तो प्रवाह होना चाहिए और प्रामाणिकता होनी चाहिए, यानी कि जो आप कह रहे हैं अगर उस पर किसी का कोटेशन हो, किसी ने महान हस्ती जैसे कि बाबा साहेब हैं या गांधी जी हैं या नेहरू जी, कोई भी जो बड़े पर्सनैलिटी रहे हैं, उन्होंने अगर उस पर कुछ कहा है, तो आप अपने आंसर की पुष्टि के लिए उनका कोट या उनकी बात को लिख सकते हैं। ये आप ध्यान रखें। ये 2 बातें तो आपको आंसर राइटिंग के समय में याद रखना ही है, और लर्निंग के समय में भी आपको याद रखना है कि आपको संक्षिप्त रहना है और सारगर्भित रहना है। 2 बातें वहां याद रख लेना है आपको। अगर आप लर्निंग की बात करते हैं तो एक तो आपको क्या रहना है? संक्षिप्त रहना है, और दूसरा आपको रहना है सारगर्भित।
सारगर्भित रहना है। तो अगर आप संक्षिप्त और सारगर्भित रहते हैं तो आप जब ये कब का है, जब आप लर्न कर रहे हो यानी कि सीख रहे हो, सीखते वक्त ये आपको कार्य करना है। अगर आपने ये कार्य कर लिए तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो 4 स्टेप है, 4 स्टेप्स फॉर सक्सेस फॉर यूपीएससी आप लिख सकते हैं। तो आपको यूपीएससी में जाना है तो ये 4 कदम आपको याद रखने हैं, और अगर ये 4 आप कर लेते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लिख लीजिए, किताब में लिख लीजिए कि सर ने बोला है, और अगर आप ये करते हैं, ये फॉलो आप करते हैं और ये इस पर कार्य आप करते हैं, इस पर कार्य करना पड़ेगा, बड़ा कठिन तरीका से कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपकी आदत में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले ये तो आपको ज्ञान हो गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जो बाबा साहेब ने बताया कि हमारे पास में ये समस्याएं हैं, ऊपर जो कोटेशन मैंने बताया, इसके लिए उन्होंने कहा कि आंदोलन से कार्य नहीं चलेगा, बल्कि हमें क्रांति की आवश्यकता है। और ये क्रांति कैसे आएगी, इसके लिए 4 तत्व उन्होंने बताए थे। इस क्रांति के लिए 4 तत्व बताए थे। कौन कौन से तत्व बताए थे उन्होंने, बताइए आप। नहीं पता तो लिख लीजिए, नहीं पता तो। पहला है, उन्होंने बताया था वितरण न्याय। वितरण न्याय। दूसरा उन्होंने बताया था लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था। तीसरा उन्होंने बताया था पंथ निरपेक्षता। और चौथा उन्होंने बताया था राष्ट्र की एकीकरण, राष्ट्र का एकीकरण। राष्ट्र का एकीकरण, ये 4 तत्व उन्होंने बताए थे। अब ये 4 तत्व लाने के लिए ही आप देखेंगे कि जो सामाजिक क्रांति है, इसकी अवधारणा को पूरा करने के लिए जो पहला कदम था, और राजनीतिक व्यवस्था का गठन जो है, हमने इसे पूरा करने के लिए संविधान का निर्माण किया। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 4 हैं, पहले सामाजिक क्रांति की अवधारणा को पूरा करने के लिए जो पहला कदम, और राजनीतिक व्यवस्था का गठन करने की जो अवधारणा है, उसे पूरा करने के लिए हमने संविधान का निर्माण किया। और संविधान का निर्माण अगर आप देखते हैं तो किसी भी देश की जो व्यवस्था है, क्योंकि राज्य व्यवस्था हम जैसे कहते हैं कि किसी भी देश की जो व्यवस्था है, और व्यवस्था मैंने आपको बताया कि जब हम बोलते हैं कि व्यवस्था, तो व्यवस्था का मतलब क्या होता है। व्यवस्था का मतलब ये होता है जिसमें सारा कार्य स्वचालित और एक व्यवस्थित तरीका से होता है, वह व्यवस्था है। अब ये व्यवस्था आपको पूरी करनी है तो इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका संविधान। तो ये जो 4 तत्व है, वितरण न्याय। अब आप कहेंगे कि सर ये वितरण न्याय क्या है। वितरण न्याय जो है, वैसे तो इसके ऊपर पूरा लेक्चर बन सकता है, लोगों ने पूरे पूरे लेक्चर बनाए हुए हैं, लेकिन मैं जैसा कि आपको बताया संविधानवाद। संविधानवाद मैंने आपको एक लाइन में बताया, संविधान किसी देश में है लेकिन जरूरी नहीं वह संविधानवाद हो, और अगर संविधानवाद है में भी ना भी हो, कारण क्या है, मैं इसका दोनों का एग्जांपल आपको दूंगा। संविधान है पाकिस्तान में लेकिन संविधानवाद नहीं है। आप कहेंगे कि सर कैसे। संविधानवाद का मतलब है फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट जो है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है वह संविधानवाद है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर आप संविधान है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज है, जो उसमें लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं, आप चुनाव हार जाते हैं, तो आप आसानी से पद छोड़ करके चले जाते हैं और कहते हैं कि जनता का जो निर्णय है वो मुझे स्वीकार है। आप आ गए समझ में। भारत में आप ऐसा ही देखते होंगे। तो यानी कि भारत में क्या है, संविधानवाद है, क्योंकि एक व्यवस्था है। अब देखो, मैं उसका नहीं कहता, विपक्षी दल जो है वो चिल्लाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, ये फलान, मैं इस बात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता, क्योंकि सारी व्यवस्था सही ढंग से चल रही है, चुनाव हो रहे हैं, और जो व्यवस्था है, अगर कोई चुनाव हारता है, उदाहरण के लिए आप देखेंगे अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, वहां पे बीजेपी चुनाव हारी और उसने अपनी गलती या अपनी जो हार है उसे स्वीकार किया और पद छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं है कि नहीं, हमें तो लोगों ने चुना है। आप अमेरिका में देखेंगे, आप देखना, ट्रंप हार गए लेकिन ट्रंप के जो समर्थक है वो जाकर के व्हाइट हाउस में घुस गए। क्या वहां संविधानवाद है? जो ट्रंप है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं हार चुका हूं। आप समझे इसे। तो संविधान अलग बात है, संविधानवाद अलग बात है। तो जैसे मैंने आपको वहां बताया एक लाइन में, इसके ऊपर लोगों ने पूरे पूरे लेक्चर बनाए, दो लेक्चर, दो पार्ट में लेक्चर बनाए हुए। इतनी सी बात है संविधान और संविधानवाद। अब आप देखेंगे उसी तरीका से वितरण न्याय। वितरण न्याय मैंने वैसे आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको मतलब 2 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्तियों में एक दोनों ही को क्या है कि जरूरत है। सपोज करो मैंने आपको एक
विजय का और एक ऐसा कुछ एग्जांपल देकर के मैंने आपको बताया था। मानो दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है, ठीक है। अब दोनों व्यक्तियों को क्या है, इसे 2 लीटर दूध की आवश्यकता है और इसे भी 2 लीटर दूध की आवश्यकता है, समझे इसे, ठीक है। अब क्या है कि ये जो पहला व्यक्ति है यानी ए व्यक्ति जो है, एक है बी व्यक्ति, तो ए व्यक्ति के पास में 1 लीटर दूध ऑलरेडी है, लेकिन जो बी व्यक्ति है उसके पास में कोई लीटर दूध नहीं है, लेकिन दोनों को 2 लीटर दूध की आवश्यकता है। तो वितरण न्याय क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये कहता है कि पहले वाले को 1 लीटर दूध दे दिया जाए क्योंकि इसकी 2 लीटर की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, और दूसरे वाले को 2 लीटर दूध दिया जाए क्योंकि उसकी जो है 2 लीटर की आवश्यकता है। आप इस बात को समझ गए, यानी कि आवश्यकता के अनुसार जो है उसे प्रोवाइड कराना, उसकी आवश्यकता उसकी जरूरत के अनुसार उसे प्रोवाइड कराना वस्तुएं, उसकी जरूरत के हिसाब से उसको न्याय, उसकी जितनी भी आपकी बेसिक नीड्स होती है उसकी जरूरत के हिसाब से उसे प्रोवाइड कराना ही क्या है, वितरण न्याय है। अब आप समझ रहे हैं, ये नहीं है कि अगर इस पे क्या है कि 2 लीटर दूध है, इस पे इसको भी 2 लीटर दूध की जरूरत है, इसको भी 2 लीटर दूध, लेकिन इस पे 1 लीटर दूध ऑलरेडी है, तो अब ऐसा नहीं है कि सर 2 लीटर और दे दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। समझ गए आप इस वाली बात को। तो ये हो गया लोकतांत्रिक व्यवस्था, मैंने आपको बताई है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का यानी कि लोगों के द्वारा लोगों का ही होता है, लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र है, लोग इसमें क्या है, सबसे ऊपर है। जैसे भारत में, भारत का जो तंत्र है वो लोकतंत्र है, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग भारत को, समझ गए आप, हम भारत के लोग भारत को, इस तरीका से आगे बढ़ता है संविधान। तो भारत के लोगों के हाथ में पावर है, तो अगर भारत के लोगों के हाथ में पावर है तो इसका मतलब है भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। समझ गए आप इस बात को, बस तो यही मैं समझाना चाह रहा था आपको। अब यहां तक हमने देख लिया ये 4 तत्व है, और ये चारों तत्व बाबा साहेब ने कही थी कि भाई किस तरीका से पूरे होंगे, इसके लिए क्रांति की आवश्यकता है, आदि आदि आदि। लेकिन अब हम देखते हैं बेसिक से शुरू करेंगे, और बेसिक से शुरू करके देखेंगे कि जो संविधान है वो कहां से धीरे धीरे प्रारंभ होता है, किस तरीका से उसका जो विकास होता है। वैसे तो हमने देख लिया उसका कि किस तरीका से 1773 का एक्ट आता है और 1947 तक, लेकिन संविधान जब बना है उसकी जो शुरुआत पहले किसने की थी, कहां से आया था, किस तरीका से, तो आप मेरे साथ लिखेंगे। मैं बोर्ड पे भी लिखने का प्रयास करूंगा और आपको बोलता चलूंगा, क्योंकि सारी बातें बोर्ड पर लिखी जाए ऐसा आवश्यक नहीं है और नहीं जरूरी है। तो जो कुछ ऐसे शब्द होंगे कि जो टिपिकल है या कोई लाइन होगी वो मैं लिख दूंगा, बाकी मैं बोलता हुआ चलूंगा और आप अपनी कॉपी में मेरे साथ लिखते हुए इसे चलेंगे। तो जितना भी बेसिक है वो हम यहां पे लिखेंगे। तो पहले आप लिखेंगे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, या आप यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं, या बेसिक्स ऐसा लिख सकते हैं आप, बेसिक्स में डाल करके आप पहला पॉइंट लिखेंगे। 1934 में संघीय संविधान के विचार को एमएन रॉय द्वारा पहली बार आगे रखा गया, यानी कि एमएन रॉय के द्वारा, मानवेंद्र राय, तो मानवेंद्र राय के द्वारा 1934 में पहली बार संघीय संविधान, शब्द याद रखना, संविधान नहीं संघीय संविधान, कि संघ के लिए एक संविधान की विचार रखा था। कब रखा था? 1934 में सबसे पहले एमएन रॉय, इस तरीका से, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे 1935 में लिखेंगे आप 1935 में कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के गठन के लिए आधिकारिक तौर पर मांग की थी, ठीक है। मांग किससे की होगी आप समझ रहे हैं? अंग्रेजों से, ब्रिटिश सरकार से। नेक्स्ट लिखेंगे तीसरा पॉइंट 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार किया। 1940 में जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव में इसे स्वीकार किया। लिखेंगे 1942 में, चौथा पॉइंट लिखेंगे आप 1942 में कैबिनेट के एक सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, नाम क्या है, सर वगैरह आप लगा लेना, मैं तो बस इसे स्टेफोर्ड क्रिप्स ही बोलूंगा। स्टेफोर्ड क्रिप्स ऐसा लिखना है। स्टेफोर्ड क्रिप्स
ब्रिटिश सरकार के एक मसौदे ब्रिटिश सरकार के एक मसौदा प्रस्ताव के साथ दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाने वाला स्वतंत्र संविधान तैयार करने के साथ साथ मुस्लिम लीग द्वारा खारिज कर दिया गया। यानी कि 1942 में कैबिनेट का एक सदस्य था स्टीफोर्ड क्रिप्स, वो भारत आता है और एक मसौदा लेकर के आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आपके यहां पर क्या है, एक स्वतंत्र संविधान तैयार किया जाएगा। लेकिन इस संविधान में पार्टिसिपेट करने से मुस्लिम लीग ने मना कर दिया। ठीक है, ये याद रख लेना है। आगे देखना, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं कि किस तरह क्यों उसने मना किया था, क्या उसके अपने हित उसमें शामिल थे, वो देखेंगे। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। क्लियर है यहां तक? तो ये कुछ बेसिक्स बातें थी जो मैंने आपको बताई, ये आपको जाननी जरूरी थी। अब हम देखेंगे कि इसकी टाइमलाइन क्या है, कि जो संविधान है उसकी टाइमलाइन क्या है, किस तरीका से वो बनता है, किस तरीका से उसके जो सेशन आते हैं, क्या होता है, वो सारा हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे जो दूसरा है वो डालेंगे, यहाँ पे आप चलो इस तरीका से हैश बना लेना, डाल लेना। दूसरा आप यहाँ पे डालेंगे टाइमलाइन। टाइमलाइन समय रेखा देखेंगे कि किस तरीका से ये बनता है और कौन कौन सी डेट में क्या होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर, सबसे पहले आप लिखेंगे 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक केंद्रीय हॉल यानी कि सेंट्रल हॉल, जिसे अब संसद भवन कहते हैं, केंद्रीय हॉल, केंद्रीय हॉल यानी कि आज उसे क्या कहते हैं, संसद भवन। संसद भवन में आयोजित हुई, संसद भवन में आयोजित थी। और एक अलग राज्य की मांग करते हुए, और एक अलग राज्य की मांग करते हुए मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। और इसी में आप आगे प्लस करके लिख लेना, सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा सच्चिदानंद सिन्हा इसके क्या चुने गए? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद और एचसी मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद और एचसी मुखर्जी क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अध्यक्ष चुने गए और एचसी मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। लिखेंगे बीएन राव, इसी में लिखेंगे आगे, बीएन राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। नेक्स्ट लिखेंगे तीसरा पॉइंट, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य संकल्प पेश किया गया। 1946 को यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प, उद्देश्य संकल्प। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखेंगे आप, चौथा पॉइंट लिखेंगे आप 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अपनाया गया। ये जो उद्देश्य संकल्प है इसको सर्वसम्मति से अपनाया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को।
सर्वसम्मति से अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, इसका 5वां पॉइंट है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, सिक्स्थ पॉइंट लिखेंगे आप 14 अगस्त 1947 को भारत को सार्वभौम घोषित किया गया। सार्वभौम मतलब है स्वतंत्र घोषित किया गया। 14 अगस्त 1947 को भारत को सार्वभौम घोषित किया गया। नेक्स्ट लिखेंगे आप 7वां पॉइंट लिखेंगे आप 24 जनवरी 1950 को 7वां पॉइंट लिखेंगे आप 24 जनवरी 1950 को जनगण मन और राष्ट्रीय गान जनमन गण को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया और वंदे मातरम के पहले 2 छंदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। यानी कि 24 जनवरी डेट याद रखना है क्योंकि डेट बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया और वंदे मातरम और वंदे मातरम का जो पहले 2 छंद हैं, वंदे मातरम क्योंकि बहुत बड़ी कविता है वो तो पूरा, तो उसके पहले 2 छंदों को वंदे मातरम के पहले 2 छंदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा जो कि आना चाहिए, नहीं आया तो, कि ये राष्ट्रीय गीत एक तो राष्ट्रीय गान हो गया और एक ही राष्ट्रीय गीत, ये दोनों है क्या सर? ये दोनों क्या है कि राष्ट्रीय गान जो है और राष्ट्रीय गीत में एक अंतर है। अंतर क्या है कि जो राष्ट्रीय गान है आप जानते हैं 52 सेकंड के अंदर इसे गाया जाता है और इसके अंदर जो एक रूल होते हैं, नियम जो होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। रूल जो होते हैं कि 52 सेकंड में गाया जाना है तो 52 सेकंड के अंदर ही गाया जाना है। ठीक है, पोजीशन क्या होगी खड़े होने की, ये सारी बातें इसके अंदर शामिल है। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी इसमें। अब राष्ट्रीय गीत जो है वो गीत है, ठीक है, वो राष्ट्र का गीत है, यानी कि जैसे आप गाना गाते हैं ना उस तरीका से गीत है कि जो राष्ट्र को समेटे हुए है अपने आप में। जैसे कि मैं आपको एक बात इसमें देखते हैं हम, वंदे मातरम जो है उसको किसके द्वारा लिखा गया था? जैसे आप जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसे लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1870 में लिखा गया था। लेकिन 1937 में नेशनल सॉन्ग के रूप में इसको अडॉप्ट किया गया था, अक्टूबर 1937 में। याद रखना 1937 में नेशनल सॉन्ग के रूप में इसको अडॉप्ट किया गया था। और इसमें भी आप एक चीज और देखेंगे कि इसके जो 2 छंद हैं, शुरू के 2 छंदों को ही क्या किया गया था? इसके शुरू के जो 2 छंद थे उनको ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। वंदे मातरम सुजलाम सफलाम मलयज शीतलम, वंदे मातरम। तो इस तरीका से ये इसके जो 2 छंद हैं शुरू के उनको अपनाया गया, न कि पूरी कविता है ये। तो समझ गए आप इस बात को? तो हमने ये भी देख लिया राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय। अब हम देखते हैं कि ये सारा आप स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। यहां पर पहले हमने संविधान के जो बेसिक फैक्ट याद होने चाहिए आपको वो देखे, फिर हमने संविधान सभा, पहले तो संविधान सभा ही देखी थी, उसके बाद में हमने ये देखा है कि इसकी टाइमलाइन क्या है, रूपरेखा क्या है, एक समय रेखा क्या है,
वो हमने देखा है। और अब हम पहुंच गए हैं सदस्यों के पास, यानी कि इसके सदस्य हम देखेंगे कि कौन कौन से सदस्य थे इसके। ठीक है, देखते हैं एक बार। सदस्य आप भी ऐसे लिखेंगे कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा जो थी उसके सदस्यों के विषय में हम जानेंगे। तो आप जानते हैं कि इसमें कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। कहां से कैसे कैसे आते थे? 296 आते थे ब्रिटिश भारत से, 296, और 93 जो आते थे वो रियासतों से आते थे। और ये कैसे होते थे? मनोनीत होते थे। ये मनोनीत होते थे। और ये जो होते थे 296 ये थे, इसमें से 292 और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से, प्लस 4 जो थे वो मुख्य के प्रांतों से। और ये जो 4 मुख्य प्रांत है कौन कौन से हैं? दिल्ली, दूसरा है अजमेर मेवाड़, एक है कुर्ग और दूसरा है ब्रिटिश बलूचिस्तान, तीसरा है कुर्ग और चौथा है ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये 296 यहां से पूरे हो गए। ये जो 93 है ये मनोनीत होते थे। ये आते थे कहां से? रियासतों से आते थे। बोलिए यहां तक। यानी कि 200, ये जो 389 सीट थी शुरू में। अब यहां पर एक चीज और आप ये देखेंगे, एक चीज और देखेंगे, अप्रत्यक्ष जो चुनाव था, चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनाव। और इस अप्रत्यक्ष चुनाव में आप देखेंगे 10 लाख पर एक सीट थी। कितने पर? 10 लाख पर। तो अप्रत्यक्ष चुनाव था इसमें और 10 लाख पर एक सीट थी। और यहां पर आप देखेंगे समिति का नाम डालेंगे आप, मसौदा समिति डालें आप इसे। तो अब हम देखेंगे आपकी मसौदा समिति, यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो किस तरीका से बनी थी, कब बनी थी, कौन कौन उसमें शामिल थे, इसके सदस्य कौन थे इसको। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए मसौदा समिति बनी थी। और कब बनी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये सारा हम देखेंगे। तो पहला आप देखेंगे मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसको आप देखेंगे कि एक ड्राफ्ट जो प्रस्तुत हुआ था वो हुआ था फरवरी 1948 को, भारतीय लोगों के लिए राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। पहला ड्राफ्ट यानी कि फर्स्ट ड्राफ्ट फरवरी 1948 भारतीय लोगों के लिए राजपत्र में प्रकाशित। दूसरा ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 चर्चा प्रक्रिया के बाद। तीसरा ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948, यानी कि 3 ड्राफ्ट आए। पहला ड्राफ्ट 1948, दूसरा अक्टूबर 1948 और तीसरा नवंबर 1948। अब इन पर चर्चा होगी, यानी कि जो ड्राफ्ट आए हैं इन ड्राफ्टों पर अब वाचन यानी कि चर्चा होगी। तो आप इस पर लिखेंगे चर्चा, यानी वाचन। पहला आप देखेंगे
पहली रीडिंग यानी पहला वाचन कब होता है? 4 नवंबर। को आम चर्चा। दूसरी रीडिंग 15 नवंबर 1948, चर्चा और मतदान। और तीसरी रीडिंग, अच्छा, इस जो 15 नवंबर 1948 को जो चर्चा और मतदान हुआ था, इसमें कुछ बात कही गई थी। एक तो 7535 संशोधन इसमें सुझाए गए थे। और 2437 पर चर्चा, यानी कि 7535 संशोधन पेश किए गए, लेकिन उनमें से 2437 पर ही चर्चा हो पाई। और तीसरा रीडिंग और देखेंगे, तीसरा वाचन तीसरी रीडिंग ये हुई थी 14 नवंबर को, और अंतिम मतदान यहां पर हुआ था। अंतिम मतदान यहां पर हुआ था। उसके बाद में आप देखेंगे 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को इस पर क्या हुए थे? को हस्ताक्षर हुए थे। यहां पर इसके ऊपर क्या हुए थे? हस्ताक्षर। हस्ताक्षर कितने के? यानी कि 284 सदस्य जो थे उनके हस्ताक्षर हुए थे। उसी तरीका से 26 नवंबर 49 को लागू किया गया। ये प्रावधान कौन कौन से प्रावधान थे? कौन कौन से थे? नागरिकता, यानी कि 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था नागरिकता, चुनाव और अस्थायी व असंक्रमणकालीन प्रावधान, यानी कि नागरिकता, चुनाव और अस्थायी या संक्रमणकालीन प्रावधान। ये तीन जो है कौन कौन से प्रावधान लागू हुए थे? याद रखना, नागरिकता, चुनाव और संक्रमणकालीन प्रावधान। प्रावधान कौन कौन से आर्टिकल लागू हो गए थे? तभी से अनुच्छेद कौन कौन से लागू हुए थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 और 393। तो फ्रेंड्स, ये साथ ही साथ लागू हो गए थे। जैसे ही संविधान लागू हुआ, उसी साथ ही ये जो प्रावधान है जो मैंने आपको बताए हैं, ये भी लागू हो गए थे। और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बार संविधान सभा मिली थी, यानी कि वो भी आप लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे 24 जनवरी 1950 को अंतिम बार संविधान सभा मिली थी। संविधान सभा मिली थी। और आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। और क्या हुआ? रिपब्लिक दिवस, संविधान लागू हुआ, रिपब्लिक दिवस मनाया गया। बोलिए, यहां तक समझ में आया आपको? ये फैक्ट है जो कि आपको याद करने थे।
तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और संविधान लागू होते ही देश हमारा रिपब्लिक दिवस मनाया गया। क्योंकि दिसंबर 1929 को क्यों मनाया गया था रिपब्लिक दिवस? क्योंकि दिसंबर 1929 को लाहौर सत्र में ही कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था और इसी के उन्होंने माना था कि भाई ठीक है, जब 26 जनवरी को हम, नहीं तो ये बनता गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये जो थोड़ा सा वेट किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि यार एक हमारी पुरानी याद जुड़ी हुई है इससे, तो हम इसे जो है 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे, क्योंकि हमने इसको 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। बस ये थोड़ा सा उससे उनका जुड़ाव था, लगाव था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। और भारत की जो अंतरिम सरकार थी वो 2 दिसंबर 1946 को बनाई गई थी भारत में। ये हमारा इसमें आज का जो लास्ट फैक्ट है, ये भारत की जो अंतरिम सरकार थी, सरकार जो थी वो 2 दिसंबर 1946 को बनाई गई थी। क्लियर? अब इसमें 2-3 चीजें आप और लिख लें, 2-3 फैक्ट आप और लिख लेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम इसमें संख्या वगैरह ही लेकर के आएंगे। 2-3 फैक्ट आप लिखें। पहला फैक्ट और इसमें लिखेंगे आप, जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। तो जो फर्स्ट पीएम कौन है, प्रथम प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? जवाहरलाल। और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और ये उप प्रधानमंत्री भी थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, बी.आर. अम्बेडकर को कानून मंत्री और मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मसौदा समिति जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है उसका अध्यक्ष थे ये। और मौलाना आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया। और ये कितना बड़ा ब्लेंडर था ये देखेंगे हम, इसने किस तरीका से भारत की जो शिक्षा पद्धति है और जो आज की शिक्षा है उसको बदल के रख दिया। उसका जो पूरा जो इतिहास है, मैं कहता हूं ना कि इतिहास नहीं है, एक अलग ही तरीका का है, तो वो इनकी देन है, अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कहते हैं तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आएंगे समितियां, यानी कि 2 तरीका की जो समिति बनी थी, एक थी जो छोटी समितियां थी और एक थी बड़ी समितियां, और ये टोटल मिलाकर के 8 + 13 यानी कि 21 थी। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जब तक आप इन लेक्चर्स को शेयर करें, आप देखें पूरा लेक्चर एक बार में देखें, अपने दोस्त और फ्रेंड्स के साथ इसे सब शेयर करें। आज आपने ये लेक्चर यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।